सबसे पहले बात करेंगे बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनके आंदोलन का आज 18वां दिन है। छात्रों के आंदोलन के बीच आज एक सेंटर पर रद्द हुई परीक्षा भी फिर से होनी है। छात्र पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर रद्द हुई बीपीएससी पीटी परीक्षा आज फिर से कराई जाएगी। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि पटना में 22 केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर से लेकर 3 स्तरीय जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को एंट्री मिलेगी। करीब 12,000 परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा में शामिल होंगे। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामे के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा छात्रों के साथ, किसी भी तरह के आंदोलन के साथ हमेशा खड़ी रही है। उसको री एग्जाम उसकी होनी चाहिए थी और बिहार में ऐसे लगता है जैसे कि सरकार नाम की चीज रह नहीं गई है। इस बीच बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र पूरी परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों के समर्थन में शुक्रवार को कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला। अब देखिए, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का अनशन जारी है। इस बीच प्रशांत किशोर की कथित वैनिटी वैन को लेकर विरोधी सवाल खड़ा कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं। अनशन स्थल से थोड़ी दूरी पर ये वैनिटी वैन खड़ी है। इस वैनिटी वैन को लेकर अब विरोधी प्रशांत किशोर पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत ठंड में अनशन का दिखावा कर रहे हैं। री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे। उस सत्याग्रह आंदोलन को दूसरी दिशा में भटका रहे हैं और दूसरी दिशा में भटकाने के लिए लग्जरी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। वैनिटी वैन को लेकर सवाल बीजेपी की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि आखिर रोज 25 लाख रुपए का किराया देने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। 4 करोड़ के वैनिटी वैन पर आप टॉयलेट करते हैं, धरना देते हैं और चले हैं बीपीएससी के छात्रों के लिए आंदोलन करने। इन सवालों के बीच प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब तक सीएम छात्रों से मुलाकात नहीं करते, उनका धरना जारी रहेगा। मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाएं इन बच्चों से, हम अभी वापस लेंगे। बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। लगातार आज बीजेपी की बैठकें जारी हैं। आज भी बैठक होनी है अहम। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा के साथ ही उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली के दंगल में पीएम की एंट्री के बाद आज बीजेपी के दिग्गज विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। आज दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक में बीएल संतोष, वीरेंद्र सचदेवा, पवन राणा, तरुण चुग, जय पांडा और दिल्ली के सभी बीजेपी सांसद शामिल होंगे। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा के साथ ही उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। आज की बैठक के बाद जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। टिकटों का मंथन हो चुका है। 70 की 70 सीटों पर उम्मीदवार तय हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरा जो दायित्व है, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर 70 सीटों पर चुनाव जीतना है। अब मुझे उन 70 सीटों पर लड़ना है, तो मुझे काहे एक सीट पे बांधते हैं। सचदेवा के चुनाव नहीं लड़ने की खबरों पर आम आदमी पार्टी ने चुटकी ली है। एक्स पर आपने भाग सचदेवा भाग वाला पोस्टर जारी किया। जवाब में बीजेपी ने भी एक के बाद एक कई पोस्टर जारी किए। पीएम मोदी ने विकास की सौगात के साथ ही दिल्ली के दंगल में अब ग्रैंड एंट्री कर ली है। पीएम ने दिल्ली में अपनी पहली रैली में आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि आप दिल्ली के लिए आपदा है। पीएम ने अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स का उद्घाटन किया, जिसमें गरीब परिवारों के लिए 1675 फ्लैट्स बने हैं। इसके बाद पीएम ने शीश महल की गुगली भी केजरीवाल की तरफ फेंक दी। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने बदलाव की हुंकार भरी। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा करार दिया। दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। पीएम मोदी के भाषण खत्म होते ही 2 घंटे के भीतर अरविंद केजरीवाल कैमरे पर आए और अपने कामों का हिसाब देने लगे।
आज अगर आप मुझे बताने के लिए बोलें तो शायद मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़े। उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। दिल्ली के दंगल में पीएम की एंट्री के बाद आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि दिल्ली के लिए उसका आखिर चेहरा कौन है। आम आदमी पार्टी ने फिर से बीजेपी के सामने वही सवाल खड़ा कर दिया जो पिछले चुनाव में पूछती रही है। पीएम के अटैक के बाद मीडिया के सामने आए केजरीवाल ने पूछा कि दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन है। भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। जवाब में बीजेपी ने केजरीवाल पर काउंटर अटैक किया। बीजेपी ने केजरीवाल पर दिल्ली को धोखा देने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। साथ ही ये भी बता दिया कि पार्टी का चेहरा पार्टी का चुनाव निशान है। अरविंद केजरीवाल, तुम अपनी चिंता करो। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी का विजन है, जिसकी लाइन और दिशा आज माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दी है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हमारा कमल का निशान है। तो वहीं देखिए, दिल्ली में कालकाजी सीट पर चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने सीएम आतिशी की घेराबंदी के लिए अब कालकाजी सीट से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा को मैदान में उतारा है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा गुरुवार को कालका मंदिर पहुंची थी। देवी मां का आशीर्वाद लिया। शुक्रवार को कांग्रेस ने अलका को कालकाजी से टिकट देकर आतिशी के खिलाफ उम्मीदवार बना दिया। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद अलका लांबा कैमरे पर आई और आतिशी की विधायकी पारी पर भी विराम लगाने की हुंकार भर दी। अरविंद केजरीवाल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। संवैधानिक पद का अपमान किया आपने उस पद पे बैठी उस महिला मुख्यमंत्री का अपमान किया। ये सवाल का जवाब तो अब आतिशी जी को देना चाहिए कि अरविंद जी के मुताबिक अब टेम्परेरी है या नहीं है। टेम्परेरी है तो समझ आ गया लोगों को कि वो टेम्परेरी है, तो 1 महीना का उनका अब सफर है। कांग्रेस कालकाजी में आखिरी बार 2008 में ही जीती थी। उसके बाद से कालकाजी में कोई विधायक रिपीट नहीं हुआ। 2020 में आपकी आतिशी चुनाव जीती। 2015 में आपके अवतार सिंह विधायक बने। 2013 में अकाली दल के हरमीत सिंह कालका विधायक बने। आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि आतिशी दोबारा जीतेगी। सबको चुनाव लड़ने का हक है, चुनाव लड़े सब लोग। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने सीएम आतिशी को एक लेटर लिखा है। शिक्षक संघ का ऐसा आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 12 कॉलेजेस को फंड नहीं दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि दिल्ली सरकार जिन 12 कॉलेजेस को फंड देती है, उन कॉलेजेस के स्टाफ को दिसंबर महीने की सैलरी नहीं मिली है। डूटा ने सीएम आतिशी से इन कॉलेजेस को चौथी तिमाही का फंड देने की मांग की है। डूटा ने चिट्ठी से सीएम से 285 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करने की मांग की है। इसमें से 100 करोड़ रुपए चौथी तिमाही का बजट है, तो वहीं 185 करोड़ रुपए अब तक का घाटा है। अपनी चिट्ठी में शिक्षक संघ ने स्टाफ की कमी का जिक्र किया। डूटा की तरफ से जल्द ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी की गई। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। टिकैत के साथ सांसद संजय सिंह भी पहुंचे थे। मुलाकात के बाद टिकैत ने कहा कि केजरीवाल से वकीलों के मुद्दे पर बात हुई है। जो एडवोकेट्स है, इनके कुछ इशू एडवोकेट्स के हैं। पहले गाड़ियां चलती थी, किसी कारण उसमें बंद हुई होगी, तो दोबारा उनकी चलाने की बात हुई, तो 2-3 चीजों पे इसमें बातचीत हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 40वां दिन है। आज खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने टोहना में किसान महापंचायत बुलाई है। डल्लेवाल ने 70 सेकंड का वीडियो जारी कर ज्यादा से ज्यादा किसानों से खनौरी बॉर्डर पहुंचने की अपील की है। महापंचायत में 2 लाख से ज्यादा किसानों को पहुंचने की उम्मीद है। किसान महापंचायत को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। यहाँ 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर बैन है। साथ ही प्रदर्शन पर भी बैन है। जींद में पंजाब से लगते दाता सिंह वाला बॉर्डर पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 21 कंपनियां तैनात हैं।
दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आज हरियाणा के टोहाना में किसान महापंचायत बुलाई है। इस महापंचायत में राष्ट्रीय कृषि नीति के खिलाफ आंदोलन और जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन पर फैसला होगा। आज संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं को बुलाया गया था, मगर उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। किसानों से बात करने के लिए पंचकुला पहुंची सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने आज कई किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने हाई पावर्ड कमेटी से बात करने से इनकार कर दिया। पहले दिन भी कोई किसान संगठन कमेटी से मिलने नहीं पहुंचा। आगे बढ़ते हैं। अजित पवार से नाराज छगन भुजबल ने सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह में सतारा में सीएम फडणवीस और पुणे में शरद पवार के साथ मंच साझा किया और पुणे में भुजबल ने कहा कि जब पानी सर से ऊपर जाता है तब आवाज उठानी पड़ती है। दो मंच, दो कार्यक्रम और दोनों में छगन भुजबल की मौजूदगी। सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह में छगन भुजबल ने सतारा में सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मंच साझा किया, तो पुणे के चाकन में वो शरद पवार के साथ दिखे। चाकन में सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का अनावरण हुआ। कार्यक्रम में छगन भुजबल करीब 1.5 घंटे लेट पहुंचे। तब तक शरद पवार ने उनका इंतजार किया। उसके बाद छगन भुजबल और शरद पवार मंच पर एक साथ बैठे दिखे। इसी दौरान शरद पवार ने भुजबल को कागज पर लिखकर कुछ दिया। फिर दोनों की कुछ बात हुई और दोनों मुस्कुरा दिए। अजित पवार से नाराजगी जताने के बाद पहली बार शरद पवार और छगन भुजबल एक साथ मंच पर दिखे। मंच से छगन भुजबल ने शरद पवार की जमकर तारीफ की। साथ ही ये भी कहा कि जब पानी सिर से ऊपर पहुंच जाए तो आवाज उठानी पड़ती है। जब वार हो तो अभिमान पर हर बात, तो सब्र का भी अंत हो जाता है। चुप कर क्या मिलता है आखिर, दिल का दर्द ही बढ़ता है। उठानी पड़ती है आवाज जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश में मंत्री आशीष पटेल ने एसटीएफ और सूचना विभाग पर साजिश के आरोप लगाए हैं। आशीष पटेल पर विधायक पल्लवी पटेल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अलग थलग पड़ रहे आशीष पटेल को अब निषाद पार्टी का साथ मिलता नजर आ रहा है। अपना दल के नेता और यूपी के मंत्री आशीष पटेल इन दिनों अफसरों से नाराज हैं। मोर्चा खोले हुए हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे पर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मेरे ऊपर क्यों आरोप लगाया जा रहा है? ये सोची समझी साजिश है। सूचना विभाग ने चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या है इसके पीछे एजेंडा? आशीष अफसरों पर सवाल उठाकर साजिश का आरोप लगा रही हैं। तो बीजेपी की दूसरी सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया और मंत्री संजय निषाद भी अफसरों को लेकर उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। सबके अभिभावक हैं और सबके मार्गदर्शक हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि अंदर से हाथी से पंजा की सोच है और ऊपर से सरकार के साथ हैं। जब मौका पाते हैं तो ऐसा करते हैं कि जो सपा बसपा कांग्रेस में। आशीष पटेल अपने खिलाफ साजिश का आरोप पल्लवी पटेल पर लगा रहे हैं, जबकि पल्लवी पटेल का आरोप है कि आशीष ने पैसे लेकर प्रमोशन किया। आप सीधे सीधे जांच करवाइए, कार्रवाई करिए। जब उस विभाग में अगर जब जांच हो रही है तो उस मंत्री को बर्खास्त करिए। इस पूरे एपिसोड में बीजेपी के नेता फिलहाल चुप हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। पत्रकार का शव मिलने के बाद कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने कहा है कि हत्या का आरोपी ठेकेदार कांग्रेस नेताओं का करीबी है। 1 जनवरी से लापता पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के यार्ड में मौजूद सेप्टिक टैंक से निकाला गया। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस को मुकेश चंद्राकर के मोबाइल की आखिरी लोकेशन यार्ड के पास मिली थी। जांच के लिए पहुंची पुलिस ने सेप्टिक टैंक को तोड़कर मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया। आरोप है कि सड़क बनाने में भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर ठेकेदार ने पत्रकार मुकेश की हत्या की। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं बहुत ही जल्दी इसमें हमें सफलता मिलेगी और जो हत्या के जो पीछे हैं जो लोग हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि बीजेपी के जंगल राज में कोई सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। इन सवालों के जवाब में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा किया। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का बड़ा नेता है, जिसे हर चुनाव में कांग्रेस की तरफ से बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। तैमूर पर कवि कुमार विश्वास की टिप्पणी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कुमार विश्वास तैमूर नाम रखने पर आपत्ति व्यक्त करते नजर आए थे और इसे लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। कुमार विश्वास ने नाम नहीं लिया, लेकिन चर्चा शुरू हो गई।
क्या उनका इशारा करीना कपूर और सैफ अली खान की तरफ था? करीना और सैफ के बेटे का नाम तैमूर है और इसी नाम को लेकर कुमार विश्वास ने सवाल उठाए। और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। कुमार विश्वास के इस बयान पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आपत्ति जताई। शंकराचार्य ने कहा कि दिल दुखाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। जहाँ सिद्धांत की बात होगी हम ये कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम लेकर के उसके घर में जो समस्या हो गई है उसको कुरेदना, वो उस व्यक्ति को के दिल को दुखाने वाली बात है, ये नहीं कहना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी जारी है और जम्मू कश्मीर के कई इलाके सफेद बर्फ की चादर में ढके हुए हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। तस्वीरें देखिए। पहाड़ी राज्यों में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हर जगह पर नजारा एक जैसा ही है। बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग से आई हैं। यहाँ पूरा इलाका बर्फबारी से सफेद मैदान में तब्दील हो चुका है। गुलमर्ग से कुछ ही दूरी पर ड्रंग झरना बहता है, जिसे देखने के लिए सैलानी पहुँचते हैं, लेकिन मौसम के मार ने बहते झरने को ही जमा दिया। बर्फ हटाने का ये वीडियो कश्मीर की पहचान मुगल रोड का है। 7 दिनों से भारी बर्फबारी से मुगल रोड पर आवाजाही ठप है। यहाँ सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का काम हो रहा है। अगली तस्वीर बारामूला की है। यहाँ भी मौसम खराब है। दिन में गाड़ियों में फॉग लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से सड़क से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। ये तस्वीरें करगिल से आई हैं। यहाँ भारी बर्फबारी से यातायात सेवा ठप है। ये वीडियो उत्तराखंड के केदारनाथ धाम का है। केदारनाथ जाने वाले रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। पैदल जाने के लिए भी घुटने भर बर्फ में धंस कर जाना पड़ रहा है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है। मंदिर के कपाट बंद है। इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में ठंड के साथ ही धुंध का भी कहर देखने को मिल रहा है। जनवरी के पहले हफ्ते में ही दिल्ली धुंध के आगोश में खो गई है। धुंध के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश, कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। घने कोहरे के कारण कई ट्रेन लेट हो गई हैं। साथ ही एयर ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ा है। धुंध के साथ ही दिल्ली में तापमान भी गिरा है। इससे नाइट शेल्टर में रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं कि ये कोहरा जाए और हम जाएं यहाँ से। हर जगह कोहरा ही कोहरा है, पूरे ब्रज के अंदर कोहरा ही कोहरा हो। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों, राजस्थान के नॉर्थ इलाके, यूपी के कई जिलों को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया। बिहार में भी शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब, झारखंड में भी कड़ाके की सर्दी का अलर्ट है। सारी ट्रेनें बहुत लेट हैं। हम जा रहे हैं ग्वालियर। जो ट्रेन गोडवाना है वो कम से कम 7 घंटे लेट है। आज तो बहुत भयंकर कोहरा है और इस सीजन का सबसे भयंकर कोहरा लग रहा है मुझे तो। बढ़ती सर्दी को देखते हुए लखनऊ में 4 जनवरी से 11 जनवरी तक क्लास 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन चलाने की व्यवस्था करने को कहा गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।